हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में। आज हम विचार करेंगे सभा और समिति के ऊपर। वैदिक काल की दो प्रमुख संस्थाएं। और वैदिक काल से ही हम देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। वैदिक साहित्य में हमें तीन शब्दों का उल्लेख मिलता है: सभा, समिति और सभ्य। ये उस काल में प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां थीं। सभा तथा समिति का मुख्य अधिकारी राजन होता था, परंतु इन संस्थाओं के स्वरूप और ये संस्थाओं की परिभाषा क्या है, क्या थी ये संस्थाएं, इनके संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। तो हम इसके परिभाषाओं को देखते हैं। हिलब्रांड का मानना है कि समिति एक संगठन था, जबकि सभा वो स्थान था जहां पर के समिति की बैठकें होती थी। जिमर का मानना है कि समिति एक राष्ट्रीय सभा थी जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते थे, जबकि सभा एक जनरल असेंबली थी जिसमें केवल गांव के बड़े बुजुर्ग ही हिस्सा लेते थे, वही इसके सदस्य थे। और डॉक्टर के.पी. जायसवाल भी इस विचार से सहमत हैं। प्रोफेसर ए.बी. कीथ का मानना है कि समिति आम लोगों की सभा थी जिसमें कि जाति अथवा गांव वगैरह से संबंधित विचार जो है वो किए जाते थे, जबकि सभा वो स्थान था जहां के समिति के सदस्य सामाजिक सभाएं करते थे। लुडविग का ऐसा मानना है कि सभा उच्च सदन जैसी थी और इसमें उच्च वंश के व्यक्ति ही भाग लेते थे, जबकि समिति में जनसाधारण। तो प्रोफेसर डॉक्टर एन घोष, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी आदि बहुत से विद्वान लुडविग के विचारों से सहमत हैं। आगे हम बात करेंगे समिति के कार्य की। समिति अनेक प्रकार के काम करती थी और उसकी बैठकों में राजा खुद भी भाग लेता था। यह प्रथा तब तक जारी रही जब तक समिति अस्तित्व में रही और समिति के सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने इलाके से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। और ये चर्चा जो थी इन सदस्यों की बहुत ही गंभीरता से होती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र में इसका संकेत भी मिलता है, जब देवता से प्रार्थना की जाती है कि इस चर्चा में शत्रु सफल ना हो और जो हमारे तर्क के विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करें, हे देव उन्हें शक्ति से हीन कर दें। इसी तरह से इंद्र से प्रार्थना करते हुए सदस्य कहता है, हे इंद्र, जो हमारे विरुद्ध हैं उन्हें तर्क में पराजित कर दें, अपनी शक्ति से हमें उत्साहित करें, विवाद में मुझे श्रेष्ठ बनाएं। तो इस तरह से ये देवताओं से भी प्रार्थना की जाती थी कि जो भी तर्क वगैरह वो पेश करेंगे उन्हें कामयाबी दिलाई जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समिति की कार्य प्रणाली में विवाद और चर्चा का विशेष महत्व था। नए सदस्य की यह अभिलाषा होती थी कि वह इन संस्थाओं में बढ़िया प्रदर्शन करें। कई बार तो विवाद इतना बढ़ जाता था कि विभिन्न दलों के सदस्य हिंसा पर भी उतर आते थे। इसका संकेत ऋग्वेद के एक मंत्र में मिलता है, जहां प्रार्थना की गई है कि समिति में विचार विमर्श शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसके सदस्यों की एक दूसरे के प्रति सहमति बने तथा इनके संबंध मधुर हो, कॉर्डियलिटी इसमें होनी चाहिए। अब समिति की चर्चाओं की अध्यक्षता ईशनन नामक अधिकारी करता था। उसके पास असीम शक्तियां होती थीं और समिति की इकाई को ग्राम कहा जाता था।
समिति के सदस्य बहुत विद्वान होते थे तथा प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में भी वो कारगर थे। उन्हें बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त होते थे और समाज में उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त होता था। आगे हम देखते हैं कि ये काम किस तरह के होते थे। समिति राजनैतिक, गैर राजनैतिक और धार्मिक कई प्रकार के कार्य करती थी। उत्तर वैदिक काल में समिति कई प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों पर भी चर्चा करती थी और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद फिलॉसफी या दर्शन का पूर्ण ज्ञान होने का दावा करता था तो वह समिति के सदस्यों के सामने उपस्थित होता था तथा उसे सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता था। तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह की इंटरव्यू होती थी, एक तरह का उनका वाइवा टेस्ट होता था और उसमें वो अगर कामयाब होते थे, अगर समिति के सदस्यों को वो संतुष्ट करते थे तभी उन्हें पूर्ण ज्ञानी माना जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विद्वानों की एक सभा थी जो पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान की परीक्षा लेती थी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य जो था वो धर्म के क्षेत्र में था। देवताओं की स्तुति में मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और यज्ञ का आयोजन करते हुए देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। प्रार्थना का मुख्य मंतव्य ये होता था कि समिति की बैठकों के दौरान कोई झगड़ा ना हो और सभी फैसले एक मत से हो जाएं। डॉक्टर बंदोपाध्याय का विचार है कि समिति सैनिक काम भी करती थी और डॉक्टर रामशरण शर्मा भी अथर्ववेद के आधार पर लिखते हैं कि समिति कबीलाई सैनिक इकाई ग्राम के समान थी और इसके संग्रह को संग्राम कहा जाता था। राजनीतिक तौर पर समिति के कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे और ऐसे संकेत मिलते हैं कि राजा की नियुक्ति समिति के द्वारा ही की जाती थी। राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह समिति की बैठकों में शामिल हो, वह समिति की गतिविधियों का मार्गदर्शन भी करता था। यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि समिति राजा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति थी। इसका महत्व इस तथ्य में भी देखा जा सकता है कि प्रारंभिक वैदिक राजनीति में समिति के बिना राजा का अस्तित्व ही नहीं माना जाता था। यह एक ऐसा मुख्य आधार था जिसके बिना शाही शक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राज्य तिलक के बाद पुरोहित राजा को सिंहासन पर बिठाता था तथा समिति को उसके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देता था। परंतु यदि राजा ब्राह्मण की अनदेखी करे एवं उनके पशुओं को नष्ट करे तो ब्राह्मण उसे अभिशाप देता था। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह उल्लेख आता है कि यदि क्षत्रिय भाव राजा विष की स्वीकृति के बिना, विष जो है ये एक्चुअली एक संगठन था, एक इकाई थी, राजनीतिक तौर पर कई गांवों को मिलाकर एक विष बनता था। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि यदि राजा विष की स्वीकृति के बिना किसी को भूमि अनुदान में दे देता था तो उसे उचित ही माना जाता था। परंतु इस संदर्भ में डॉक्टर यूएन घोषाल का विचार है कि ऐसा करना उस समय की परंपरा थी। यद्यपि इसमें समिति का उल्लेख नहीं हुआ, तब भी जब कबीले के लोग समिति की बैठकों में मिलते थे तो इस अनुदान के संबंध में अवश्य ही चर्चा की जाती थी। और अगर हम ये कहें कि राजा ने जो ग्रांट दी थी, जो अनुदान में भूमि दी थी, उसे स्वीकृति प्रदान की जाती थी।
अब आगे के ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समिति के सदस्यों में मंत्रणा, मन और चित्त की एकता के लिए प्रार्थना की गई है, परंतु इतना स्पष्ट है कि समिति में निर्णय परिचर्चा भाव डिस्कशन के बाद ही लिए जाते थे और समिति में विवाद का स्तर जो होता था बहुत ऊंचा रहता था। सदस्य पूरे विश्वास और अधिकार के साथ वार्तालाप में भाग लेते थे। वे अपने विचार इस ढंग से रखते थे जिससे उनकी बौद्धिक कुशलता साबित होती थी। और इस संदर्भ में डॉक्टर रामशरण शर्मा का विचार है कि समिति में विवाद के दौरान वक्ता अपनी कुशलता को सिद्ध करने का प्रयास करता था, न कि समिति के द्वारा उसका खंडन किया जाना। तो ये समिति की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में एक संक्षेप पर चर्चा। आगे हम बात करेंगे सभा की। सभा और समिति, अथर्ववेद में दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो इसलिए इसे समिति की बहन माना जाता है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि सभा का संगठन किसने किया। सभा विप्र के आधार पर कहा जा सकता है कि जब प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका गठन किया गया तो ये चुने हुए लोगों का संगठन था, जिनमें ब्राह्मण और बड़े सदस्य शामिल थे। डॉक्टर रामशरण शर्मा का मत है कि प्राचीन कालीन सभाएं वंश आधारित थी। किसी भी पुरातन सभा की भांति ये भी अपने कार्यों से अवगत नहीं थी तथा इसके सदस्य ज्यादातर पशुपालन पर चर्चा करते थे या जुआ खेलने या फिर प्रार्थनाएं करते और यज्ञ करते थे। मतलब कि यहाँ तक सोचते थे कि हमारा काम जो है ये सीमित है। संभव है कि जब विकसित वर्गों की स्थापना नहीं हुई थी और अमीर व गरीब में अंतर भी विकसित नहीं हुआ था, तब अध्यक्ष के पद में भी स्थिरता नहीं आई थी। संभव है कि उस समय ये वंशानुगत सभा ही रही हो, वंश पर आधारित सभा ही रही होगी। परंतु जब आर्थिक असमानताएं और सामाजिक वर्ग विकसित हुए तथा राजनीतिक व्यवस्था में राजा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, तो उसने समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया, जिनकी मंत्रणा का सारी कौम पर प्रभाव था। मतलब कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था समाज का, राजा उनके साथ संपर्क साधता था और उनकी मंत्रणा जो है उसे वो अपनाने की कोशिश करता था। आगे बात आती है कि फीमेल मेंबर्स क्या सभा में स्त्री सदस्याएं भी थीं। तो ऋग्वैदिक काल में माना जाता है कि स्त्रियों को भी सभा का सदस्य बनाया जा सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस परंपरा पर रोक लगा दी गई तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बनने लगे। अब आगे हम बात करेंगे कि सभा का अपना अध्यक्ष होता था, उसे सभापति कहा जाता था। डॉक्टर केपी जायसवाल सभा को राष्ट्रीय न्यायपालिका के तौर पर संबोधित करते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो सभा द्वारा दोष मुक्त किए जाने के बाद किस प्रकार खुश था। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में इसे राजनीतिक संस्था के रूप में दर्शाया गया है। सभा के सदस्य राजन के समान प्रभावशाली थे तथा उन्हें भी राजा को मिलने वाले करों से कुछ अंश प्राप्त होता था। डॉक्टर ए.एस. आल्टेकर के अनुसार इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सभा
राजा की मंत्री परिषद के भांति रही होगी, परंतु कुछ प्राप्त स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभा एक ग्रामीण संस्था थी जहां इसके सदस्य सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर विचार करने के लिए इकट्ठे होते थे। अब सभा के सदस्य जो थे उच्च नैतिक आचरण वाले तथा न्यायप्रिय लोग थे। उत्तर वैदिक साहित्य में इसे ग्रामीण संस्था नहीं बल्कि राजा के दरबार के रूप में वर्णित किया गया है। कई राजा तो इनकी बैठकों में भी भाग लेते थे। जातक ग्रंथ में एक जगह कहा गया है कि वह सभा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो जातक ग्रंथों से मिलती हैं, कि वह सभा जिसमें अच्छे लोग ना हो अच्छी सभा नहीं है। जो लोग धर्म की बात नहीं करते वे अच्छे लोग नहीं हैं। जो अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर न्याय की बात करते हैं उन्हें ही अच्छे लोग कहा जा सकता है। तो इस काल के आरंभिक साहित्य में सभा के राजनीतिक स्वरूप को महत्व इतना नहीं दिया गया। ऋग्वेद के एक अंश में इसे जुआ खेलने वाली सभा ही कहा गया है, परंतु जैसा कि डॉक्टर रामशरण शर्मा का मानना है कि यह प्राकृतिक है, क्योंकि पुरातन लोग खेल, राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं मानते थे। सभा पशुपालन संबंधी विषयों पर विचार करती थी, क्योंकि पशुपालन आम लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन था। सभा में धार्मिक गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता था, और जब भी सभा के सदस्य इकट्ठे होते थे तो वे सभा तथा सभासदों की रक्षा के लिए इंद्र से प्रार्थना करते थे तथा यज्ञ भी करते थे। परंतु यह कहना कि सभा राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य नहीं करती थी उचित नहीं है। वैदिक साहित्य में बहुत से उल्लेख मिलते हैं जिनमें सभा के न्यायिक कार्यों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सभा को एक ऐसी संस्था के रूप में दर्शाया गया है जहां वो एक व्यक्ति को अपराध से दोष मुक्त कर उस पर लगे धब्बे को हटा देती है। न्याय को धर्म स्वरूप माना गया है। सभा में न्यायिक मामलों का निर्णय सभासद नामक अधिकारी करता था। संभवतः सभा में आम चर्चाओं की अपेक्षा न्याय से संबंधित मामलों पर ज्यादा बैठकें होती थीं। यह भी माना जाता है कि सभा के न्यायिक मामलों का निपटारा सारी सभा नहीं बल्कि इसकी एक स्थायी समिति ही करती थी, और सभा के निर्णय सबके लिए मान्य होते थे, चाहे वो व्यक्ति कितना ही अमीर और कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। और जैसा कि ये भी बताया कि सभा की बैठकों में राजा स्वयं भी भाग लेता था। प्रशासनिक मामलों में वो सभा की मंत्रणा को विशेष महत्व देता था, और सदस्य चर्चा में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। सभा में सदस्यों के परस्पर सहयोग की प्रार्थना की जाती थी, और सभा में जो प्रस्ताव बहुमत से पारित होते थे वे सब पर लागू होते थे। और आगे हम देखते हैं कि वैदिक काल में सभा और समिति को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, क्योंकि इन्हें प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, अतः लोग इन्हें दैवी पद प्रदान करते थे। ऋग्वैदिक काल में इनका दर्जा बहुत ऊपर था। इनका संगठन लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित था तथा इनमें निर्णय भी बहुमत के आधार पर ही लिए जाते थे। इन संस्थाओं को बहुत से अधिकार प्राप्त थे। शासन चलाने में ये राजा की सहायता करती थीं तथा उस पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर अंकुश भी लगाती थीं। यहां तक कि जब कोई नया राजा सिंहासन प्राप्त करता था तो उसके लिए भी इनकी स्वीकृति
प्राप्त करना अनिवार्य था। परंतु उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में बहुत अंतर आया। इसका कारण, जैसे कि डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है, कि इस काल में विशाल राज्यों की स्थापना होने लगी, जिससे इन संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा अपनी बैठकें कर पाना कठिन हो गया था। परिणाम स्वरूप शासक की शक्तियों पर अंकुश लगाने की इनकी अपनी शक्ति भी कम होने लगी। इसके अलावा ब्राह्मण भी अपने धार्मिक प्रभाव के कारण राजा के बहुत निकट आ गए थे तथा उस पर अपना प्रभाव डालने लगे थे। तो ये थी हमारी डिस्कशन सभा और समिति के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो बता सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल आईडी genius.history25@gmail.com पर भी भेज सकते हैं आपका कोई भी प्रश्न हो तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे और अपने सर्कल में इसे शेयर भी करेंगे और खुद भी इसे सब्सक्राइब करेंगे।